बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर बहुत पढ़ता हूँ, सिम के अंदर पॉइंट्स लर्न कर दिए, कंटेंट तैयार कर दिए, इकोनॉमिक्स को भी मैंने अच्छे से तैयार किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं 70s में अटक जाता हूँ, क्या कारण है। तो बेटा जी, आज मैं गाला पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन एक बच्चे से मैंने लिखवाया है, जो मैं चेक करके आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि वो बच्चा 70s में ही रुक जाता है और वो कहाँ कहाँ गलती करते हैं, और वो गलतियां 70 से 80% बच्चे कर रहे हैं। हाँ, आप भी उसमें से ही एक हो जो ये छोटी 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 चीजें जो गलतियां करो, जिसके कारण आपके 10 से 15 नंबर कम हो जाते हैं। तो बेटा जी, चलो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे आप वही कंटेंट, वही प्रिपरेशन के साथ, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से सुधार के 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। तो आ जाओ मेरे साथ हमारे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं जो हमको सुधारनी है। तो स्टूडेंट्स देखो, अब सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या किया बेटा जी, यहाँ पे इसने सारे आंसर आपको लिखना ऐसे ही है, सेक्शन नंबर 1 उसका आंसर और उसका डिटेल, ये सही क्या हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाओ, जिसके लिए आपको क्या करने का, आप यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ दो ना बीच में, तो थोड़ा क्या होता है, अच्छा सा प्रेजेंटेबल आपको दिखता है। तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा, यहाँ पे आप जो सेक्शन हर एक आंसर के बीच में एक एक लाइन छोड़ दें। ठीक है, अब आते हैं हमारा पेपर नंबर सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी के अंदर, क्योंकि ये एक एक नंबर का है तो हमको ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं लिखना, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या होती है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा था, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CERC। यहाँ पे आपने CERC का फुल फॉर्म तो पता है, लेकिन बेटा एग्जामिनर के पास बहुत सारी नोटबुक होती है, अब वो क्या वहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने क्या लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे लिखो द फुल फॉर्म ऑफ CERC इज, और फिर आगे आप इस फुल फॉर्म बता दो। तो यहाँ पे उसको पढ़ते मान लो कि अच्छा ये इसके बारे में बताया हुआ है, तो बेटर है आप उसको मतलब पेपर खोलने का मौका ही मत दो, उसको आपका पेपर देख के आंसर बुक देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड था। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर सी के ऊपर। सेक्शन नंबर सी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो मैंने बच्चों को बोला हुआ है पॉइंट्स वाइज लिखो, तो इन्होंने पॉइंट वाइज तो लिखे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट के बीच में बेटा यहाँ पे जब भी आप नया पॉइंट स्टार्ट करो, एक लाइन का गैप छोड़ दो ना, आपने पैसे दिए हैं तो थोड़ा पैसे वसूल करो। यहाँ पे बेटा हर एक लाइन के अंदर कंजूसी से नहीं लिखना, हर एक लाइन के अंदर क्या करो, हर एक जब भी नया पॉइंट आएगा उसके बीच में एक एक क्या करो, आपको एक लाइन छोड़नी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं, यहाँ पे पूछा था व्हाट इज रूल ऑफ थंब। अब आपने डायरेक्ट आंसर बता दी, अब एग्जामिनर को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो। अरे यहाँ पे लिखो ना रूल ऑफ थंब, और फिर ऐसे करके इसको बताओ कि हाँ भाई ये रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है। तो क्या होगा, उसको पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि ये आप रूल ऑफ थंब के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और 33। अब देखो 33 के अंदर पूछा था प्लानिंग इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस, प्लानिंग का एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसने यहाँ पे मीनिंग बताया और 10 करके लिख दिया कि 10 प्लानिंग इज द एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो आप कैसे कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लानिंग इज एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज, और नीचे कारण लिख दो, या तो ऊपर आप कारण दिखा के नीचे क्या करो इस तरह से यहाँ पे बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या है, स्टाफ इज नॉट मियरली एन एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये था कि स्टाफ इज नॉट मियरली एन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। अब ये बंदे ने क्या किया कि क्वेश्चन जैसे अब यहाँ पे इसका आंसर लिखा, लेकिन लास्ट में 10 लिखना चाहिए था, क्योंकि ना तो इसने ऊपर बिकॉज से स्टार्ट किया है ना 10 से। तो यही होगा, अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाई तो आप लिखो बिकॉज से स्टार्ट करना, या तो लास्ट में 10 वी कैन से द स्टाफ इज द स्टाफ thus we can say the process staffing is not merely the employee welfare activity। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बताना पड़ेगा, या तो आप स्टार्टिंग में बताओ कि बिकॉज वाई का क्वेश्चन है तो बिकॉज से स्टार्ट करो, या तो नीचे 10 करके फिर आप वही का वही क्वेश्चन पूरा लिख दो, thus we can say that staffing is not merely the this activity। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर अब देख बेटा यहाँ पे डायग्राम बनाए, मैं आपको बताऊंगा जितने भी डायग्राम है उसको एकदम अच्छे से तैयार करो। अब ये डायग्राम बना तो सही है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, हेडिंग, ये डायग्राम आपने काय का बनाया हुआ है कैसे मालूम पड़ेगा मुझे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये डायग्राम कौन सा है, मास्लो हायरार्की थ्योरी वाला डायग्राम है,
डायग्राम ऑफ, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, डायग्राम ऑफ मास्लो हायरार्किकल नीड्स ऑफ हायरार्किकल ऑफ नीड्स। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डायग्राम किसका है, और फिर इसका डायग्राम बताओ। खाली डायग्राम मत बताओ, डायग्राम की हेडिंग तो दे दो आपका डायग्राम क्या। ठीक है, और मगर मार्क्स जरूर जाएंगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, कंट्रोलिंग इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे कंट्रोलिंग इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे लिखा इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट ये तो यहाँ पे पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन। सो यहाँ पे लास्ट में लिख दो, सो वी कैन से द कंट्रोलिंग क्या है, हमारी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक लाइन लिखने में जाएगा क्या, एक लाइन और बढ़ जाएगी, क्वेश्चन को ही वहाँ पे उतार देना है, तो हमको एक लाइन और बेटा मिल जाती है, थोड़ा आंसर हमारा वाइड दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अब यहाँ पे बेटा ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको बता दिया, दस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड। बस आपको भी ऐसे जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कंक्लूड कर दिया करो, वही का वही क्वेश्चन उतार के लिख देने का। 10 यहाँ पे आपने ऊपर एक्सप्लेन किया और नीचे क्या कर दिया, उसका लिख दिया 10। तो आपको इस तरह से लिखना जो ऊपर मिसिंग था, तो आपको हर एक क्वेश्चन में वैसे बताना है क्या। फिर उसके बाद कौन सा मिसिंग है, अच्छा ये मैंने आपको एक चीज बता दी जो सभी में एप्लीकेबल होगा, सभी पॉइंट के बीच में क्या होगा, एक एक लाइन का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। कहीं पे भी इन्होंने गैप नहीं दिया तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा, दूसरा मैं एक और आपको रेकमेंडेड करता हूँ, बेटा जी हमने जब फीस दी है एग्जाम के लिए और एक ही बार एग्जाम लिया, तो थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करो ना। ये कॉल मनी आप डायरेक्टली यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हो, आप यहाँ पे कॉल मनी लिखो, कॉल मनी ये लिखा आपने, ये बुलेट किया, ये किया, और फिर ऐसे करके स्टार्ट करो, एक लाइन छोड़ के यहाँ से, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और थोड़ा पेज भी हमारा क्या होगा, खुला खुलासा हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसके जस्ट बाजू में लिखने की जगह आप यहाँ पे 2 अंडरलाइन करके यहाँ से लिखना चालू कीजिए। ठीक है, और वैसे ही नोटिस मनी के अंदर, और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 41 था फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब बेटा यहाँ पे आप लिखे, आपने सारा का सारा आंसर, और ये सारे आंसर क्या है, जितना भी आंसर लिखा है दिस इज टोटली करेक्ट, क्या है ये टोटली करेक्ट है, लेकिन आप बताओ तो चलिए ये किस चीज के अंदर है, ये है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आर एज बिलो। ठीक है, या तो फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लेबलिंग ऐसे हेडिंग तो डालो, तो मालूम पड़ेगा ना। खाली आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो वो आपका आधा एक नंबर काटेगा ही काटेगा। और यहाँ पे हर एक में क्या दोगे आप, यहाँ पे एक एक लाइन का 1 लाइन गैप दोगे। ठीक है, 1 लाइन क्या दोगे, गैप दोगे, समझ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर भी क्या है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ सेल बेस्ड कंसेप्ट। अरे विच कंसेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हमारा सेलिंग कंसेप्ट क्या पूछा हुआ है, सेलिंग कंसेप्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, और उसके नीचे लिखो द सेलिंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, या तो सेलिंग कंसेप्ट यहाँ पे आप पॉइंट दो और फिर उसके नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करो। डायरेक्टली बेटा आंसर पे मत लिखो, एग्जामिनर के पास आप ये सोचो कि टोटल हमारे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 65 क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर को एक एक क्वेश्चन कैसे याद होगा, वो हर बार थोड़ी एक आपकी क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन बुक उठाएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये है, अच्छा आप ये इसका आंसर ये, आप क्या उसके क्या कोई जवाई राजा लगते हो क्या, आप उसके बच्चा बेटा बेटी लगते हैं जो इतनी मेहनत करेगा आपके पेपर चेक करने में। बेटा एक क्वेश्चन क्या, मैंने आपको पहले बोला एक क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में चेक होता है, उसको चाहिए कि आप सब उसको कि भाई क्वेश्चन क्या है, आंसर ये है, क्वेश्चन क्या है, आंसर ये है, इस तरह से ही आपको प्रेजेंट करना है। तो बेटा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द सेलिंग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर एज बिलो, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे बता दें पेपर निकालने के, उसको देखना ही नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन क्या था,
ठीक है, क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। अब ये क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर क्या क्या है, ये डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखने में तो लगेगा हाँ डायग्राम तो सही है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेलिंग, फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेल, नहीं आधा एक नंबर आपका मैं आराम से डिडक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, एक होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के नीचे आते हैं ये, और बेटा जी इसके अंदर आपको लेयर लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, वो सब कौन लिखेगा? वो तो आपने लिखा ही नहीं, आपने डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दिया, कैसे होता है प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। अरे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो भी तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग के नीचे आएगा, डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर। अरे कौन सेल करेगा? अरे मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल या तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। बेटा जितने भी गिन के 5 से 7 हमारे पास क्या है डायग्राम, उस डायग्राम को याद कर लो अच्छे से। वो डायग्राम आपको मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके क्या होगा, यहाँ पे भी आपका मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा है कि एक्सप्लेन अबाउट द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। और ये कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बता दिया, लेकिन मैं मालूम पता कैसे चलेगा, मैं एक ही गलती स्टूडेंट बार बार किए जा रहा है कि यहाँ पे हेडिंग मिसिंग है, द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये फॉलोइंग टाइप जैसे फिजिकल, मेंटल एक्सप्लॉइटेशन होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट होता है। तो ये लिखना पड़ेगा कि ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, हेडिंग सभी के अंदर आपको भी इस तरह से हेडिंग डालनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर लिखोगे लेकिन हेडिंग नहीं लिखोगे, मार्क्स कट जाएंगे। आपने कौन सा, क्योंकि बेटा जी इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हम सी की बात करें, क्वेश्चन नंबर सी में 47 एनी 13 आउट ऑफ मतलब 17 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन करना है ना, 17 क्वेश्चन में से 13। अब आपको उसको वो ढूंढने थोड़ी पड़ेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन उठाया हुआ है, यहाँ पे आप लिख देते हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर वो उसको आंसर थोड़ी याद होगा कि आपका इसका आंसर ये है, आप उससे रिलेटेड आप उसको बताओ ये कौन सा हेडिंग है और ये किसका आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बस सेम मिस्टेक यहाँ पे भी क्या करा, क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर राइट अ नोट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे लिखो बेटा PI पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और फिर यहाँ पे हेडिंग किया पूरा मतलब पूरा लिखना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और फिर उसके नीचे पॉइंट्स लिखो ना, तो उसको मालूम पड़ेगा कि दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर वही मिस्टेक, एक मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 इसमें पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेटा जी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एज बिलो, और यहाँ पे पहला और दूसरा लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या है, आपकी क्या मिसिंग है, हेडिंग मिसिंग है। तो बेटा आपको भी क्या करना है, हेडिंग देनी है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एडवांटेज ऑफ अर्ली एंट्री एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं वापस बोलूँ, हम अंदर का कंटेंट में नहीं जा रहा, बैक मैंने इसका कंटेंट देखा है, बहुत अच्छा लिखा है लड़की ने। लेकिन बेटा जो प्रेजेंटेशन जो मिसिंग है, जो आपको 70 से 80 पे ला सकती है, जो आपका 70 से 10 से 15 नंबर मिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली। ओके। सेक्शन डी के अंदर देखो, अब इसने ये जो मिस्टेक थी इसको रिमूव किया, इसने हेडिंग लिखी है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन RS40। बस दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ऐसी हेडिंग सभी में देनी है, या तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन RS बिलो फिर करके लिखो, और हर एक के बीच में क्या देना, 1 लाइन गैप देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 मीनिंग लिखा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और उसके फंक्शन लिखा। अरे फंक्शन को पूरा लिख, और यहाँ पे फंक्शन को नई लाइन से लिख, ऊपर फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नीचे जगह नहीं है, और यहाँ पे आपको डबल अंडरलाइन कर देने की, और या तो आप RS बिलो, और फिर यहाँ पे फंक्शंस बता देने के। एक चीज़ ये मैं इसकी तारीफ करूँगा, हर क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखोगे, बाकी सारी चीज़ें आपकी अंदर आएगी, इंडेक्स के अंदर आएगी, यहाँ पे लाइन के बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मगर ये हेडिंग को थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, उसको डबल अंडरलाइन करो, पॉइंट्स लिखो, सभी के लाइन में एक लाइन का गैप छोड़ दो, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर डी के अंदर नेक्स्ट अगर बात की जाए स्केलर चेन, बेटा जी यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ऑफ पावर। यहाँ पे कौन क्या पूछा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ऑफ पावर। और ये इन्होंने क्या लिखा? ओनली स्केलर चेन। अरे पूरा लिखो कि यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन पावर, ये किया। और फिर यहाँ से लिखो, यहाँ से नीचे से बुलेट पॉइंट बना के शुरू करो। देन जैसे दूसरा पूछा हुआ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और आप क्या लिख रहे हो? ओनली इनिशिएटिव। अरे ओनली इनिशिएटिव नहीं, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, फिर डबल डॉट किए और फिर इसको यहाँ से अंदर से लिखना चालू करना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट आता है सिंगल यूज प्लान एंड कंटीजेंसी प्लान। कुछ ये तो ओके है, बस ये है कि मैं यहाँ पे ये रिकमेंडेड करूँ आपको नए एक लाइन छोड़ के फिर ऐसे, भले आप यहाँ पे डायग्राम बनाओ लेकिन उसी के बाजू से चालू मत करो, उसके नीचे से एक लाइन छोड़ के उसको बनाओ, फिर क्या मस्त बनेगा। ठीक है, कंटीजेंसी में भी सेम आपको फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग। अरे आप जब मीनिंग लिख रहे हो तो मीनिंग किस चीज़ का लिख रहे हो? यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो यही तो होता है कि मेरे को भी इसके अंदर देखना पड़ता है कि वो किस चीज़ के बारे में बोल रही है। तो द स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन विच द एक्सपर्ट ऑफ स्पेशलाइज, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब मेरे को पूरा पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है अच्छा इसने इस चीज़ के बारे में लिखा। अरे मीनिंग ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से लिखो और फिर उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखो। ठीक है, ये फॉर्मेशन, इसको मैं वापस बोलूँगा, यहाँ पे क्या करो? एक लाइन का गैप दो, एक लाइन का गैप देने का, उसके बाद ये बड़े अक्षर में लिखो फंक्शन किस चीज़ के? फंक्शंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा वर्ड में लिखना। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिटेल लिखा और फिर इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बताए, हर एक के बीच में एक एक लाइन का गैप दो। फिर यहाँ पे वापस वही मीनिंग। अरे मीनिंग किस चीज़ का? तो मीनिंग बताओ कि आप कौन सी चीज़ का मीनिंग लिख रहे हो, वो बताना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताने का है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे वही की वही मिस्टेक हो रही है, मीनिंग किस चीज़ का है वो बताना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स, corrective measures, last stage of controlling is corrective measures। करेक्टिव मेजर्स तो यहाँ पे आपको बता दो, इसको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा था एक्सप्लेन द लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग, तो लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग इज करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स का मतलब होता है दिस ऐसे करके बताओ। ठीक है, और जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? 3 स्टेप्स ले सकते हैं। तो द 3 स्टेप्स कैन बी दिस। ओके, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। ये जो है ना, इस तरह का राइटिंग नहीं लिखना है आपको। इस तरह का लिखोगे, यहाँ पे आपने लिक्विडिटी डज नॉट इंडिकेट मीनिंग करंट एसेट माइनस करंट, अरे नहीं, राइट फुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा। समझ गए? फुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट समरी लिखोगे नहीं चलेगा बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, वरना यहाँ पे गिव्स अ ट्रू आइडिया, इंडिकेट, ये सब नहीं चलता, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है। और आपको फॉर्मेट यही फॉलो करना है, पॉइंट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, बस इसने फॉर्मेट अच्छा बनाया है, अंदर भी कंटेंट भी सही है, लेकिन इधर क्या लिखना चाहिए? उसको पूरा सेंटेंस लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है NSTL के बारे में। अरे आप डायरेक्टली NSTL पे नहीं, पहले बता दो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दो इसका मतलब होता है NSDL, और फिर आप सब जगह NSDL लिखो। लेकिन पहली हेडिंग में, क्योंकि NSTL के बारे में पूछा है, तो पहली हेडिंग में आपको क्या लिखना? पूरा लिखना पड़ेगा कि NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ब्रैकेट में NSTL, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करो? ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, उसके अंदर मीनिंग के अंदर वापस वही जो इसमें प्रॉब्लम है कि मीनिंग किस चीज़ का वो बताओ।
और फिर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, देखो अब यहाँ पे हेडिंग लिखी है ना, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, डायरेक्टली टेक्निक नहीं लिखना, ऐसी तरह से हेडिंग बनाओ, हेडिंग के बीच में वन लाइन का क्या दो, वन लाइन का गैप दो, वन लाइन का गैप दो और फिर करके इस तरह से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ व्हाट, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और फिर नीचे से चालू करो, यहाँ से नीचे वाली लाइन से पॉजिटिव इफेक्ट, नी एक लाइन छोड़ो और फिर और हर एक लाइन के बीच में क्या देना, एक लाइन का गैप देना, ठीक है। फिर सेक्शन ई, अब यहाँ पे भी वही मिस्टेक हो रही है डिफरेंस के अंदर टॉप क्या, मिडल क्या, बॉटम क्या, अरे पूरा लिखो भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा ये सिस्टम नहीं चलेगा बेटा, ये सिस्टम नहीं चलेगा, मार्क्स कट जाएंगे, 3 के सामने 2 नंबर 2.5 नंबर, अरे पूरा कंसेप्ट सही है फिर भी दुखी हो गए यार, मार्क्स क्यों नहीं आए, मैंने लिखा तो सब सही था, यही मिस्टेक्स करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो आपको भी क्या लिखना है, हेडिंग प्रॉपर लिखनी है, अंदर फुल सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है, फुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लानिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा जी इंट्रो के अंदर मैं आपको वापस बता दूं, सेक्शन नंबर ई, जैसे प्लानिंग मैंने है ना, मैंने आपको सेक्शन ई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं और उसके चैप्टर्स भी बता दिए कि ये चैप्टर्स है, उसमें से ही सेक्शन ई पूछा जाता है और उस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दिया है, जाके चेक करो हमारे शॉर्ट्स, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे प्लानिंग है, अब जब आपको मालूम है कि सेक्शन ई किस में से आने वाला, तो सेक्शन ई का हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। यहाँ पे बेटा जी जैसे ये मीनिंग है, तो मीनिंग क्या है, प्लानिंग की एक डेफिनेशन लिखी, अरे प्लानिंग की जब 3 डेफिनेशन तो एटलीस्ट 2 तो लिखो, प्लानिंग इज द टास्क ऑफ चूजिंग, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी प्लानिंग की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का थोड़ा बड़ा, ठीक है। इंट्रो आपने 3 से 4 लाइन का इंट्रो लिखा, उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखी, और फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। और बेटा डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स मत लिखना क्योंकि ये सेक्शन नंबर ई है, आगे वाले जितने सेक्शन है उसमें रेकमेंडेड करता हूँ कि डायरेक्टली पॉइंट लिखो, आंसर लिखो, क्योंकि वहाँ पे वेटेज कम होता है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर का वेटेज है। पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग आर एज अंडर, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से लिखो, और फिर उसके बाद लिखो इसका, फिर उसके बाद लिखो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जब आपके कितने पॉइंट है इसमें, जैसे 6 पॉइंट है, आपको 4 5 6 ये बता दें, फिर नीचे लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आर एज बिलो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ, डिटेल एक्सप्लेनेशन आर एज बिलो, इस तरह से क्या करना है बेटा, आपको ये बताना है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे 1 फिर 2 फिर 3, और एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया उसके बाजू में मत लिखो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, हर एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट उसके नीचे आपने ये ड्राइंग कर दी, अच्छा है बढ़िया है, लेकिन फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बताओ प्लानिंग इज अचीव दिस दिस दिस, ऐसे करके आप लिखो। और क्वेश्चन नंबर ये सेक्शन नंबर ई में कंपल्सरी आप सभी को कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या लिखना है वो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चंस के ऊपर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 10 वी कैन से द प्लानिंग होगा तो हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। मगर प्लानिंग जो है सोच समझ के की जाती है, इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस, सो बट इफ़ द प्रॉपर प्लानिंग इज़ नॉट मेड देन हमारा पूरा बिजनेस, हमारे पूरा जो प्रोसेस है वो जो हमारे पूरी एक्टिविटीज़ है, जो गोल है वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग अ प्लानिंग। बस इस तरह का बना दो कि प्लानिंग एक एक्सपेंसिव के ऊपर बना सके, या प्लानिंग केयरफुली बनानी चाहिए, इस तरह से आपको कंक्लूजन कर देने का खत्म, ठीक है। आप ये सोचो कि आप सिर्फ इतना थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा, बाकी आप एक पेज का आंसर लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे 5 में से 5 बेटा जी। नेक्स्ट बस इसमें अब ये क्वेश्चन नंबर, ये सारे सेक्शन ई के अंदर वही मिस्टेक्स है। मीनिंग के अंदर किस चीज़ का मीनिंग है वो बताओ, मीनिंग नेक्स्ट पेज से यहाँ से चालू करो। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ बता दो, फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करो, और फिर वो एक्सप्लेनेशन के अंदर हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करो, और वहाँ पे उसका कंक्लूजन तो आपको देना ही देना है, ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, ये आपको बताने हैं। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, और फिर इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में पूछा है तो द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव गिवन
आर फॉलोइंग फॉर्म, लेकिन पहले तो ये बता दो ना इसके पॉइंट सारे, क्योंकि जब एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा 6-7 पॉइंट आप एक साथ ही बता दोगे तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपको सब आता है, फिर वो अंदर डिटेल ज़्यादा नहीं देखता। इसलिए बेटर है आप सारे के सारे पॉइंट पहले ऊपर दिखाओ और फिर उसका एक्सप्लेनेशन नीचे इस तरह से दो। ओके, तो ये क्या था, ये था, ये अगर मैं चेक करूँगा इसके मार्क्स आएंगे अराउंड 70, लेकिन अगर जो मैंने मेथड बताई है, जो मैंने आपको बोला है कि इस तरह से आप उसको फॉलो करो, तो उस सिचुएशन में आपके 10 से 15 नंबर कन्फर्म लिख के, कंटेंट वही चीज़ है, सब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप यही का यही पेपर, मेरा फॉर्म बदल दो, प्रेजेंटेशन बदल दो, आपके नंबर 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। जो गलतियाँ आप करें, जो गलतियाँ दूसरे लोग आपको बताते नहीं हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले नहीं बताते, वो मैंने आपको बताई है। जो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आप भी बेटा जी अच्छे मार्क्स लेने वाले, तो ये सारी गलतियाँ भूल के भी मत करना, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्कोर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है, यूजफुल था, कमेंट में लिखना जरूर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। बाय बेटा।